Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is शिवम द्विवेदी and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 10। उसका नाम है सर्विस सेक्टर और ये हम फॉलो कर रहे हैं बुक अपने पास रमेश सिंह की, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी को लेकर, जो कि यूपीएससी और बैंकिंग वगैरह में ये बुक यूज की जाती है, ठीक है। दोस्तों अगर याद होगा हमने अपना चैप्टर नंबर 8 एग्रीकल्चर पे किया था, चैप्टर नंबर 9 इंडस्ट्रीज पे किया और अब चैप्टर नंबर 10 सर्विस पे कर रहा है। और आपको मैंने स्टार्टिंग के यानी फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था कि हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, वैसे 5 होते हैं बट 3 होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में एग्रीकल्चर आता है, पढ़ चुके। सेकेंडरी में हमारा इंडस्ट्री आता है, पढ़ चुके। टर्शरी में सर्विस सेक्टर आता है। सर्विस के भी 2 पार्ट होते हैं, क्विटनरी और क्विनरी। याद होगा जिन्होंने हमारी सारी क्लासेस देखी उनको ये चीज़ सारी समझ आ रही होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सर्विस सेक्टर। दोस्तों आज सर्विस सेक्टर के अंदर मैं आपको बता दूं, आई थिंक 2 या 3 क्लासेस में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा सेशन। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है क्योंकि इसके अंदर पता है क्या है, आपको बताऊं ये चैप्टर पूरा फैक्ट्स पर बेस्ड है। मतलब फैक्ट जो डेटाज होते हैं ना, मतलब इनमें कोई कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं है, ज्यादा सारे फैक्ट पर डेटा है। जैसे कि जो लेटेस्ट डेटा चल रहा होगा ये उस पर बेस्ड चैप्टर है, इसलिए 2 से 3 क्लासेस में पूरा निपट जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा। आज की क्लास में मैं पूरी परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा, ट्रेड इन सर्विस के बारे में बताऊंगा और सेक्टोरियल सिचुएशंस के बारे में बताऊंगा। ये 4 आज के हमारे मेन प्राइम टॉपिक्स हैं जो आज हम करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन। दोस्तों पहले बात करते हैं सर्विस सेक्टर। दोस्तों मैं एक बात बता दूं, जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पर हमारा जो मेन प्राइम फोर्स था वो एग्रीकल्चर था। आप भी जानते हो हमारी इकोनॉमी का जो जीडीपी है उसका जीडीपी का मोर देन 50% पार्ट एग्रीकल्चर से आता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया हमने अपने आप को एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की ओर शिफ्ट करने की कोशिश की, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में सब लोग क्या कर रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे। तो हमने भी उनसे इंस्पायर्ड होकर क्या कहा कि हम भी अपनी इकोनॉमी को प्राइम मूविंग फोर्स क्या बनाएंगे, इंडस्ट्रीज बनाएंगे। हमने बनाया, लेकिन बाद में हमें ऐसा लगा कि नहीं, इंडस्ट्रीज नहीं बनानी चाहिए थी, बिकॉज हमारे पास कैपिटल प्रॉपर नहीं है, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है। ये सारी चीज की कमी के चलते हम दोबारा से हमने क्या कर लिया, अपना प्राइम मूविंग फोर्स एग्रीकल्चर को ही बना लिया। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बताता हूं कि चाहे आप एग्रीकल्चर लो चाहे आप इंडस्ट्रीज लो, दोनों में सर्विस सेक्टर का यूज होता है। एक बात सोचकर देखो कि अगर मैं एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर क्रॉप्स लेने के लिए जा रहा हूं और मुझे उसके लिए कंसल्टेंसी चाहिए कि मुझे कौन सी क्रॉप का प्रोडक्शन कब करना चाहिए, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन वगैरह करवानी है, तो इसके लिए बकायदा कॉल सेंटर्स होते हैं जो किसानों की हेल्प करते हैं। कॉल सेंटर क्या है? एक सर्विस सेंटर है। यानी देख रहे हो एग्रीकल्चर में भी क्या है, सर्विस सेंटर इंक्लूड है, सर्विस इंक्लूड है। और दूसरी बात कि जब मैं इंडस्ट्रीज की बात करता हूं तो जब इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट बनाती है तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट के बाद फीडबैक सर्विस कहां पे आता है, सर्विस सेंटर के पास आता है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, मुझे आपको यह समझाना है कि चाहे आप एग्रीकल्चर करो चाहे आप इंडस्ट्रीज करो, दोनों के अंदर हमारा सर्विस सेक्टर बिल्कुल आएगा ही आएगा। तो सर्विस सेक्टर एक ऐसा प्राइम रोल है जो एग्रीकल्चर में भी कवर होता है और इंडस्ट्रीज में भी कवर होता है। अब आप एक बात सोचकर देखो, चाहे हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हो चाहे हमारी इकोनॉमी सर्विस इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी हो, सर्विस की तो जरूरत पड़ेगी ना। बिल्कुल सही कहा। दोस्तों आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी जीडीपी का 54% पार्ट, मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारी जीडीपी का 54% पार्ट जो है, जो पैसा आता है वो सर्विस सेक्टर से आता है। तो सर क्या आज की डेट में हमारा जो मेन जो इकोनॉमी है उसको हम सर्विस सेक्टर इकोनॉमी बोलेंगे? बिल्कुल सही कहा। यानी इसलिए हमें इस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है जिससे आपको ये नॉलेज हो कि हमारी इकोनॉमी के लिए सर्विस सेक्टर कितनी ज्यादा जरूरी है और किस तरह से हम इनमें सुधार कर सकते हैं और हमारा पास्ट डेटा क्या रहा है। क्लियर हुआ? चलो तो वही बात लिखिए, इंडिया जो है वो सर्विस सेक्टर के अंदर 53.89 का कंट्रीब्यूशन रखता है। मतलब मैंने अप्रोक्सीमेटली आपको 54% बताया, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे वर्ल्ड ट्रेड के अंदर और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। अगर हम बात करें तो इस चीज को लेकर, सर्विस सेक्टर को लेकर हमें कंसर्न होना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस सेक्टर का मेजर कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी के रूप में आता है। इसलिए हमें सर्विस सेक्टर को सुधार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों जितनी चीजें हाईलाइट की आपको सिर्फ वही पढ़ना है, बाकी ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी इसमें, ठीक है। अगर हम बात करें इस रिगार्ड के अंदर तो हमें अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना पड़ेगा, हमें अपने पास रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लेकर आना पड़ेगा ताकि एफडीआई जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो पाए। और इवन एफडीआई के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनमें सुधार लाने पड़ेंगे, लिबरल बनाना पड़ेगा, आसान बनाना पड़ेगा, ताकि बाहर की कंपनी हमें ठेका दे पाए। आप जानते हो लंदन के अंदर जो मेट्रो चलती है उसको ट्यूब बोलते हैं, क्योंकि वो टनल के अंदर चलती है। वहां पर कौन सी ट्रेन कितने बजे आएगी, वहां का फेयर क्या होगा, कस्टमर केयर सर्विस, वो सारी की सारी दिल्ली, मतलब दिल्ली एनसीआर के गुड़गांव के
के अंदर की जाती है। मतलब गुड़गांव का जो कॉल सेंटर है वहां पर हम इंडियंस लोग वहां पर बैठते हैं और वहां से पूरी लंदन में जो ट्यूब चल रही है उसको मैनेज करते हैं। तो आप देख के सोचो कि भाई वर्ल्ड कितने ज्यादा छोटी हो गई है। लंदन में मेट्रो चल रही है और हम लोग उनको बता रहे हैं कि अगली मेट्रो कौन सी आनी कौन सी नहीं आनी। यहीं से आप समझ जाओ कि हमारे यहाँ पर सर्विस का लेवल कितने मैसिव स्केल पर पहुंच चुका है। तो ऐसे में जब कोई बंदा हमें आउटसोर्सिंग का कॉन्ट्रैक्ट देगा या बंदा हमारे पास बाहर की कंट्री का पर्सन हमारे पास आएगा एफडीआई को करने के लिए, तो ऐसे में उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस लिबरल बनाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना हमारा सर्विस सेक्टर इंडिया के अंदर पनप नहीं पाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं कि अभी तक हमारी जो परफॉर्मेंस रही है सर्विस सेक्टर के अंदर इंडिया की वो क्या रही है। दोस्तों आपको बता दूं ये सारा डेटा बेस्ड है, तो इसलिए हमें ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं, डेटा कभी याद नहीं करने, बस आपको डेटा से ये समझना है कि हमारा जो ट्रेंड है वो डिक्लाइन में जा रहा है या अपर में जा रहा है तो क्यों जा रहा है, ये चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, डेटा नहीं याद करने। हाँ, जहां डेटा मुझे लगेगा कि आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है मैं आपको जरूर बताऊंगा, वो याद कर लेना। यहां पर अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहली बात है कि अगर हम देखें सर्विस सेक्टर के अंदर ग्रोथ मैसिव लेवल पे जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही, एक मॉडरेट लेवल पे हो रही है। मॉडरेट मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है, बट मैसिवली कहते हैं रैपिडली वो चीज नहीं हो रही है। चलो कोई नहीं, आगे जाके हो जाएगी। ये जो सेक्टर है ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि सर्विस सेक्टर एग्रीकल्चर में भी इन्वॉल्व होता है, सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज में भी इन्वॉल्व होता है, और इसीलिए इसका जो कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी के अंदर सर्विस सेक्टर का वो कितना है 55%। अभी जो मैंने आपको बताया था वो 53 पॉइंट कुछ परसेंट था ना, इसको अप्रोक्सीमेटली 54 बोल दिया था। तो क्या है ना कि ये जो डेटा है ये थोड़ा हमारे पास अभी पुराना डेटा दे रखा है, क्योंकि आप बुक जानते हो हमारे ये 2021 के हिसाब से है, लेकिन हो सकता है वीडियोस 2022 वगैरह में देख रहे हो तो ये डेटा आपके लिए काम का नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली डेटा को देख लेना। ठीक है, बट नियर अबाउट यहीं का होगा। अगर हम बात करें अपने पास जो हमारा परफॉर्मेंस है सर्विस सेक्टर के अंदर, उसके अंदर कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिनमें हमारा जो साइन है वो पॉजिटिव गया और कुछ चीजें जो नेगेटिव में चला गया। पॉजिटिव में क्या क्या चीजें अगर हम देखें तो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी का बिजनेस और प्रोफेशनल सर्विस जैसे सीए हो गया, लॉयर्स हो गया, इनकी सर्विसेज में हमने देखा कि अचानक से रैपिडली हमें ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन हम बात करते हैं होटल की, ट्रांसपोर्ट की, कम्युनिकेशन की, ब्रॉडकास्ट की, और इन सब चीजों में थोड़ा डाउनवर्ड देखा गया। दोस्तों ये 1 साल का डेटा है, हो सकता है तो आगे वाले सालों में ये उल्टा ही हो जाए, क्योंकि देखो एंटरटेनमेंट जो ब्रॉडकास्ट है ये तो अब ओटीटी प्लेटफॉर्म ने लिया। आप देखते हो आज के डेट में अभी फिलहाल कोई मूवी ऐसी नहीं है जो थिएटर में रिलीज हो रही है, सारी की सारी अमेजॉन प्राइम पे इन सब चीजों पर मिलती है, मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मिल रही है। लेकिन फिर भी जितना होना चाहिए ओटीटी प्लेटफॉर्म अभी उतना वो डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि ये कोविड के चलते ये सब चीजें हुई, वरना कोविड से पहले तो सारी चीजें नॉर्मल चलती रही। तो इस वजह से अभी हम उतना ज्यादा चीजों को समझ नहीं पाए, इसलिए थोड़ा डाउनफॉल में चल रहे हैं, आगे ये चीज सही हो जाएंगी। फिर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो हमारा पीएमआई इंडेक्स है हम उसमें के अंदर 50 वाली रैंक के अंदर आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ पीएमआई होता क्या। दोस्तों मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है इस पॉइंट को ध्यान से समझ लो। पीएमआई का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म होती है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। इसका मतलब ये होता है कि ये एक सर्वे कराया जाता है। इस सर्वे के अंदर क्या होता है कि जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उनके जो मैनेजर्स होते हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चनों के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये पूछा जाता है कि लास्ट ईयर जब आप बिजनेस कर रहे थे और इस साल जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, मतलब पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। उसके हिसाब से हम सभी मैनेजर्स का जो डेटा उसको कलेक्ट करके एक रैंक निकालते हैं जो कि 0 से 100 के बीच में दिया जाता है। दोस्तों याद रखना जितना हमारा रैंक 1 के करीब होगा उतनी हम ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों 50 तक की अगर हमारी थ्रेशोल्ड है 1 से 50 तो यानी ये अच्छा माना जाता है। 50 से आगे है तो ये थोड़ा सा बुरा माना जाता है। अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी जो थ्रेशोल्ड है वो 50 के अंदर आ गई, यानी अभी हमारी रैंकिंग अच्छी उसमें हो रही है। यानी हमारे इंडिया के जो मैनेजर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि पिछले साल के कंपेरिजन इस साल जो ग्रोथ रेट है वो पॉजिटिव वे में हुई है, उनको जो बिजनेस में फायदे हो रहे हैं वो पहले के कंपेरिजन थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, और इस इंडेक्स को बोलते हैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। दोस्तों एक छोटा सा मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप गूगल करके मुझे बताएंगे कमेंट में कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स कौन सी संस्था है जो निकालती है या कौन सी कंट्री है जो ये निकाल के हमें देती है। देखते हैं इसका सही आंसर कौन देगा। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पहले लोग जैसे ट्रेन वगैरह में सफर करते थे, आजकल वो एरोप्लेन्स पर भी सफर करना शुरू कर चुके हैं। तो जो एयर पैसेंजर है उसके ट्रैफिक के अंदर हमने ग्रोथ देखने को मिली है कि नॉर्मल इंसान भी आज की डेट में जो है वो थोड़ा सा पैसा लगाएगा, अगर फर्स्ट क्लास एसी जो ट्रेन में लगता है उतने पैसे में वो एयर की टिकट बाय कर सकता है। देखा गया है कि जो रेल का फ्रेट है, रेल फ्रेट मतलब जो मालगाड़ी होती है, वो
उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन पाया गया। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन क्यों पाया गया? आप भी जानते हो कोविड सिचुएशन चल रही, इंडस्ट्रीज में थोड़ा लॉकडाउन है, इस वजह से जो कोयला का आदान प्रदान जो होता है ना ट्रेन के थ्रू, वो थोड़ा सा क्या हो गया है, कम हो गया है। बैंक क्रेडिट जो है वो थोड़ा सा स्लो हो गया है। अच्छा, डिस्क्लेरेट का मतलब होता है स्लो, ठीक है। तो बैंक क्रेडिट थोड़ा सा कम हो गया बैंकिंग चैनल। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं तो बैंकिंग चैनल हमारा बहुत बड़ा हुआ है, बट बुक में ऐसा दे रखा है, बट आप मान के चलो ये ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा पुराना डेटा है इस वजह से। मेन चीज क्या इंपॉर्टेंट वो सुनो ध्यान से। बात ये होती है कि जो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हैं, जिसे जीवीए बोलते हैं, ग्रॉस स्टेट। आप जानते हो जैसे हम जीडीपी एमपी निकालते हैं, तो जीडीपी हम पूरी कंट्री के लेवल पे भी निकालते हैं और स्टेट लेवल पे भी निकालते हैं। इसी तरह से एक स्टेट ने कितना वैल्यू एडिशन किया उसको हम बोलते हैं जीएसवीए। क्या बोलते हैं? जीएसवीए, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, कि एक साल के अंदर एक पर्टिकुलर स्टेट ने कितना वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन किया है, ठीक है। अब एक बात सोच के देखो, हमारे पर 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, सबका रेट अलग अलग होगा? यस सर, बिल्कुल अलग अलग होगा। तो अगर हम अभी देखें तो अभी के हिसाब से 33 में से लगभग 15 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट को मिला के, दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 33 में से 15 जो है, अभी अगर हम उनमें देखें तो जो उनका जीएसवी है वो 60% से ज़्यादा है। मतलब वहाँ पर जो सर्विस सेक्टर है उनका बोल वाला कितना परसेंट है? 60%। मतलब एक तरह से ऐसे समझो, जो उनका जीडीपी निकल रहा है उसका 60% पार्ट कहाँ से आ रहा है? सर्विस सेक्टर से आ रहा है। लेकिन अगर हम कुछ शहरों की बात कर रहे हैं, जैसे दिल्ली हो गया आपका, तो दिल्ली और चंडीगढ़ के अंदर देखा गया कि ये 80% है, क्योंकि दिल्ली के अंदर थोड़े मतलब सुविधाएं ज़्यादा हैं और या चंडीगढ़ में सुविधाएं ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर जो सर्विस सेक्टर बोल वाला है वो कुछ ज़्यादा है। आप समझ रहे हो ना बात को? कितना है? लगभग 80% है। लेकिन आपको याद क्या करना है, सिक्किम एक ऐसा राज्य है, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां पर जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज्यादा कम है पूरी इंडिया के अंदर। पूरी इंडिया के जो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें सिक्किम जो है वो सबसे कम सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूशन रखता है, दैट इज 26.8%। रीजन क्या है? वो एक हिली एरिया है, वहां पे टूरिज्म जैसी चीजें आती हैं, तो उतना ज्यादा एक्सपोनेंशियली जो सर्विस सेक्टर इकोनॉमी है वो वहां पर पनप नहीं पाती। वहां पर कोई इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं आती, कॉल सेंटर्स वगैरह नहीं आते। वहां मेनली क्या होता है कि जैसे होटल सर्विसेज हो गए, वहां के जो लोकल एरिया के लोग हैं वो दूर दराज कहीं जॉब के लिए नहीं आते, वो वहीं पर क्या करते हैं, अपने होटल्स खोल लेते हैं, पीजी खोल लेते हैं और खाने पीने के होटल्स खोल लिए, रहने के लिए, अकोमोडेशन के लिए, तो वहां से वो पैसा कमाते हैं। है तो वो भी सर्विस सेक्टर, लेकिन ये कहो कि वहां पे कोई कॉल सेंटर हो, वहां पे कोई बड़ी बीपीओ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो हिली एरियाज है। तो इसीलिए जो सिक्किम है उसमें सबसे कम कंट्रीब्यूशन पाया जाता है। दिल्ली और चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पाया जाता है सर्विस सेक्टर, लगभग 80% जीएसवी के अंदर वो पाया जाता है। क्लियर हुआ? चलो अब बात करते हैं एफडीआई के इनफ्लोज की। दोस्तों कहीं ना कहीं देखो, अगर हमें अपनी सर्विस सेक्टर इकोनॉमी बनानी है, उसको और ज्यादा आगे बढ़ाना है, तो ऐसे में प्राइवेट प्लेयर्स को भी आगे बढ़ना पड़ेगा और दूसरी सबसे बड़ी बात कि फॉरेन प्लेयर्स को भी इंडिया में अपना हाथ मारना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं हमारी इकोनॉमी जो है वो एक सर्विस सेक्टर इकोनॉमी बन जाएगी। तो वही यहाँ पर लिखा है एफडीआई इनफ्लो को लेकर कि अभी जो हमारा लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से जो एफडीआई है वो हमारा धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, स्ट्रांग होता जा रहा है। मतलब हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो इस तरीके से बनाया जाए ताकि जो हमारा एफडीआई का कंसर्न है वो क्या हो पाए, ज्यादा बढ़ पाए। अगर हम देखें अपना ग्रॉस एफडीआई इक्विटी तो लगभग 17.58 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है, जो पिछले साल के कंपैरिजन काफी ज्यादा है। और अगर हम देखें तो जो हमारी एफडीआई इक्विटी उसका 2/3 पार्ट हमारा सर्विस सेक्टर से आता है, जो कि बाहर से लोग हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, एफडीआई करते हैं। अच्छा, बाहर के लोग हमारे पर एफडीआई किन किन चीज़ों में करते हैं? इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में करते हैं, कंसल्टेंसी में करते हैं और होटल्स और टूरिज्म की जगहों पर करते हैं। ये सारी चीज़ें जो एफडीआई के अंदर आपको याद रखनी पड़ेंगी। हाँ, ये वो पॉइंट है जिनमें एफडीआई सर्विस की होती हैं, ठीक है। अगर हम कोविड-19 की इंपैक्ट की बात करें तो देखो, कोविड-19 ने तो खाली इंडिया की बात नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन की सिचुएशन कर दी, जिसके चलते इंडस्ट्रीज का जो रेट है, जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है, ये तो आपको भी अच्छे से पता ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रेड इन सर्विसेज की। दोस्तों अब हम सर्विसेज का व्यापार कर रहे हैं। व्यापार का मतलब है कुछ सर्विसेज हम खरीद रहे हैं, कुछ सर्विसेज हम बेच रहे हैं। जो हम बाहर की कंट्री से खरीदेंगे उसको इंपोर्ट बोलेंगे और जो हम अपनी सर्विसेज बाहर वाली कंट्री को देंगे उसे एक्सपोर्ट बोलेंगे। अगर हम बात करें सर्विस एक्सपोर्ट की तो देखा गया कि सर्विस एक्सपोर्ट पिछले साल के कंपैरिजन इस साल एक जंप पाएगा। मतलब हमने पहले से भी ज़्यादा कहीं सर्विसेज दी, चाहे वो ट्रैवल में हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर्स में हो, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज हो, किसी भी चीज़ में, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अपने पास इंपोर्ट की, सर्विस इंपोर्ट, तो इसके अंदर भी बढ़ोतरी देखी गई है। कितना? 7.9%। जैसे हमने अपनी जो सर्विस है वो उनको दी, लेकिन कुछ ऐसी सर्विस जो हमारे पास नहीं थी उनका हमने क्या किया, इंपोर्ट भी किया। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, हम ये नहीं कह सकते हम प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी अपने आप में सब कुछ कर लेंगे, हमें दूसरी इकोनॉमी पर भी डिपेंड रहना पड़ता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर से हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको मैं एक बात बता दूँ, चाइना के लोग ना ज़्यादा सर्विस सेक्टर के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पाते, क्योंकि वहाँ की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है,
आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि वहाँ की लैंग्वेज कौन सी है। वो ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, वो अपनी चिंग चाय चू वाली लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अब हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में इंग्लिश बोलने वाले, ब्रिटिश इंग्लिश, जर्मन इंग्लिश बोलने वाले बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो इनको जो है बीपीओज में आसानी से जॉब मिल जाती है। इसी वजह से बाहर की कंट्री के लिए सबसे बड़ा आउटसोर्सिंग का सोर्स कौन सा होता है, इंडिया होता है, क्योंकि इंडिया वालों को इंग्लिश अच्छे से आती है, चाइना वालों को नहीं आती, इस वजह से चाइना वालों को ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिल पाते। इस वजह से जो हमारा सर्विस का एक्सपोर्ट है वो एक्सपोनेंशियली क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अगर हम बात करें ट्रेड बैलेंसेस की, तो दोस्तों ट्रेड बैलेंस का जो चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का, थोड़ा सा मैं भी हिंट दे देता हूं। दो चीजें होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है एक साल के अंदर आपने गुड्स एंड सर्विसेज का कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, उसके डिफरेंस को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलता है एक साल के अंदर आपने कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया गुड्स का, यानी कि अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज को जोड़ दें तो बनता है बीओपी, और गुड्स को ही जोड़ें तो बनता है बीओटी। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड की बात चल रही है, तो यानी सर्विसेज नहीं है बल्कि सिर्फ गुड्स की बात चल रही है। तो अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ ट्रेड की, तो ये हमारा इंक्रीज हुआ हुआ यूएस डॉलर $40.5 बिलियन, जो कि 4.1% की ग्रोथ रेट को शो करता है। आपको फिगर्स याद नहीं करनी, चीज़ों को बस समझना है, क्योंकि फैक्चुअल डेटा पर बेस्ड है ये पूरा चैप्टर। इसके बाद अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ सर्विसेज की, तो यहाँ पर थोड़ी सी हमारी जो है वो चीज़ें क्या हुई हैं, कम हुई है। अब अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर सर्विसेज की, तो दोस्तों सॉफ्टवेयर सर्विसेज के अंदर हमने देखा कि कुछ दशकों से, मतलब कुछ 10 सालों से हमारा सॉफ्टवेयर सर्विस थोड़ा सा डिक्लाइन फॉल में जा रहा है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद शेयर ऑफ ट्रैवल सर्विस हैज़ इंक्रीज ओवर द पास्ट डिकेड्स टुगेदर द बिजनेस सर्विस। जैसे क्या होता है, अब हमारे यहाँ पर जब एफडीआई होंगी तो उनकी बिजनेस की मीटिंग ये थोड़ी कि सारी की सारी बाहर होंगी, भाई इंडिया में भी उसकी मीटिंग्स होंगी, जिसके चलते बिजनेसमैन मीटिंग करने के लिए इंडिया में आएंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उनको हम क्या दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। अब आप जानते हो जितना ज्यादा हमारा ईज ऑफ डूइंग होगा, आप लोगों को मैंने पिछले कुछ चैप्टर में पढ़ाया था कि हमारी इंडिया की रैंकिंग जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63 नंबर पे आती है आउट ऑफ 195 कंट्रीज। यानी हमारे देश में काम करना, बिजनेस करना एक आसान टास्क माना जाता है, इसी को बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें हम कितने रैंक पर आ गए, 63rd रैंक पर आ गए। तो ऐसे में अल्टीमेटली बाहर की सर्विसेज इंडिया वाले देंगे और हम भी उनसे सर्विसेज लेंगे। अब हम बात करते हैं अपने पास कॉमर्शियल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की। कॉमर्शियल सर्विसेज एक्सपोर्ट मतलब है, अब हम बात करें कि हम किन किन चीज़ों का एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं गुड्स में। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि जैसे अगर हम बात करें सर्विसेज की, तो हमारी जो इकोनॉमी में जो सर्विसेज हैं हम उनका एक्सपोर्ट जो है दबा के करते हैं ग्लोबल लेवल पे, और हम आपस में व्यापार भी करते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा है कि अगर हम मर्चेंटाइजिंग एक्सपोर्ट की बात करेंगे, तो कॉमर्शियल सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है वो ड्यूरिंग द ईयर क्या होता है, हमारा बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो ये चीज़ें क्या होती है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती आ रही है। अगर हम WTO के डेटा के हिसाब से चले तो हमारी इंडिया की जो रैंक आती है वो बहुत ही पास में आती है। मतलब हम अभी इसमें रैंक का डेटा नहीं दे रखा, बट हाँ ये दे रखा है रैंक का, मैं आपको आगे बताऊंगा 8th रैंक पर आता है, डोंट वरी रैंक भी बताऊंगा, बट अभी जो फिलहाल यहाँ लिखा है उसके हिसाब से ये लिखा है कि WTO के हिसाब से जो रिकॉर्ड है हमारा वो 3.5% है 2018। मतलब जितना भी ट्रेड है उसका 3.5% ट्रेड कहाँ से हुआ है, इंटरनेशनल इंडिया से हुआ है। और इंडिया का जो ग्लोबल मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट शेयर है वो बहुत ही ज़्यादा है। और इंडिया की अगर हम रैंक की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड में 8वें पायदान पर आता है कॉमर्शियल सर्विसेज के अंदर। बेटा ये बहुत बड़ी बात है कि 195 कंट्रीज के कंपैरिजन हम कहाँ पर आते हैं, 8वें पायदान पर आते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब हम बात करते हैं सेक्टोरियल सिचुएशंस के। सेक्टोरियल सिचुएशन सबसे मेन चीज़ है टूरिज्म सेक्टर। दोस्तों हम टूरिज्म सेक्टर से ना इतनी कमाई करते हैं आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि जब टूरिस्ट आता है इंडिया में तो वो क्या करता है, अपनी जो करेंसी होता है उसको कन्वर्ट करा के रुपीज़ में लेता है। तो इससे हमारे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, बढ़ता है। जब कोई बंदा बाहर से घूमने के लिए इंडिया में आएगा तो क्या वो इंडिया में आके सिर्फ रोड पर रहेगा, नहीं, वो होटल्स की सर्विसेज लेगा, आने जाने के लिए टैक्सी, ओला, कैब कुछ ना कुछ करेगा, फिर वो खाना पीना भी खाएगा, फिर वो जहाँ पर जाएगा वहाँ की टिकट भी देगा। तो अल्टीमेटली जब भी टूरिज्म की बात आती है तो उससे हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, उससे हमारे यहाँ पर नेशनल इनकम, सभी चीज़ें बढ़ती हुई नजर आती हैं। और अगर हम बात करें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, तो दोस्तों इंडिया में इतनी सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बन गई जिसके चलते टूरिज्म हमारा प्रमोट होता जा रहा है। मैं दिल्ली की ही बात बताऊं तो दिल्ली के अंदर जैसे हमारा बंगला साहिब है, लोग वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं टूरिज्म के तौर पर। विदेशी लोग इंडिया गेट पर आते हैं, रेड फोर्ट पर आते हैं, इसी तरह आगरा के ताजमहल में भी आते हैं। तो टूरिज्म सेक्टर, और अब तो वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू जो है वो इंडिया में सिचुएटेड है। मैं वर्ल्ड की बात करूँ, पृथ्वी पर सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो कहाँ पर है, इंडिया के अंदर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात के अंदर। तो इससे जो हमारा टूरिज्म है वो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लोग उसको देखने के लिए आएंगे क्योंकि वो वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। तो इस वजह से वो इंडिया में आएंगे, और जब वो इंडिया में आएंगे तो 2-3 दिन रहेंगे, जिसकी वजह से जो होटल सर्विसेज हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, वो सारी क्या होंगी, प्रमोट होंगी। आई बात समझे? तो वही लिखा हुआ है, टूरिज्म सेक्टर जो है वो हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है GDP के अंदर, क्योंकि इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है और जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी क्या होती है, अर्निंग होती है। टूरिज्म एक ऐसा विटनेस है, जैसे हम देख पा रहे हैं
2015 से 17 के अंदर भाई साहब हमारे यहाँ पर टूरिज्म से बहुत ज़्यादा फॉरेन रिजर्व बढ़ना स्टार्ट हो गया। अगर हम बात करें फॉरेन टूरिस्ट की, जब वो आते हैं तो इससे हमारे यहाँ पर जो ग्रोथ है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो हम इंडिया की जो रैंक है वो 22वीं रैंक आती है, 22वीं रैंक आती है वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेसेस के अंदर, याद रखना, ठीक है। और इंडिया जो है 1.24% शेयर प्ले करता है पूरे इंटरनेशनल टूरिस्ट के अंदर, और 5% करता है एशिया पैसिफिक में, और 13 रैंक आती है उसकी इंडिया, मतलब 13 रैंक आती है एशिया पैसिफिक में। और ये सारे रैंक्स दे रखे दोस्तों, आपको ये रैंक नहीं याद करनी, बस आप देख लो इन्हें। मैं बोल रहा हूँ चैप्टर ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली नहीं है, ये सारा फैक्चुअली है, मतलब फैक्ट्स इसके अंदर दे रखे जो हमें नहीं याद करने होते हैं। इसके बाद है फॉरेन टूरिस्ट की अगर हम बात करें तो टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर हम इंडिया भी आते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, कोई भी फॉरेनर होता है तो वो किन कंट्रीज़ में जाना पसंद करता है, जिस कंट्री में कुछ देखने लायक हो, जिसमें हमारा इंडिया भी शामिल है। अगर मैं टॉप 10 कंट्रीज़ की बात करूँ, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, यूएसए हो गया, यूके, श्रीलंका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, चाइना, जर्मनी और रशिया। ये हमारे टूरिस्ट फॉरेनर्स के क्या है, स्पेशल प्लेसेस है जहाँ वो जाना पसंद करते हैं। अगर मैं डोमेस्टिक लेवल पे बात करूँ, हमारे इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स है जहाँ पर टूरिस्ट लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आने के लिए, तो आपको बता दूँ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ये वो 5 स्टेट है डोमेस्टिक लेवल पे। लेकिन अगर मैं बात करूँ फॉरेनर्स के लिए, फॉरेनर्स लोग कहाँ ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, तो वो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इन 5 स्टेट के अंदर कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो टूरिस्ट लोग देखने के लिए आते हैं फॉरेन से, तो आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे, तो देखते हैं कौन इसका सही आंसर देगा। अब मेन चीज़ क्या है कि जब हम जानते हैं टूरिज्म से हमें इतना अच्छा खासा पैसा मिलता है, तो गवर्नमेंट हमेशा क्या एम चाहती है, क्या ऑब्जेक्टिव लेकर बैठी है कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उनको कई टाइप की फैसिलिटीज़ दी जाए। इसीलिए कहते हैं ना कि पधारो हमारे देश। आप कभी भी कोई फॉरेनर होता है उससे मिसबिहेव मत करो, क्योंकि हमारी इमेज इससे डाउन चलती है। मैंने जनरली खुद ने ऐसा देखा है, क्योंकि देखो हम दिल्ली में रहते हैं तो इंडिया गेट वगैरह हमारे लिए इंडिया गेट कोई ज़्यादा वो दूर भी नहीं है, और हमारा आना जाना वैसे भी लगा रहता है कि कभी कोई हमारे ऑफिस भी वहीं पर है इंडिया गेट के पास। तो जब हम वहाँ पर जाते हैं तो हम देखते थे फॉरेनर्स लोग आते हैं तो कुछ लोग उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। नाइजीरियन आते हैं उनको बाबा बाबा कह के चिढ़ाते रहते हैं। कोई फिरंगी मिल जाता है तो उससे बोलते हैं हैंडशेक करोगे, और कुछ उल्टी सीधी चीज़ें बोलते रहते हैं। कहीं ना कहीं इंडिया की इमेज डाउन होती है। वो अपने देश में जब जाके बताते हैं तो टूरिज्म पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों हमें अपने लेवल पे अपनी छवि को खराब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो मेहमान है, बल्कि उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उनसे अगर कोई दिक्कत हो तो हमें सुलझानी चाहिए, क्योंकि हम लोकल के लोग हैं, हमें पता है यहाँ के बारे में चीज़ें। बट हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं पैसों के चलते उनको ठगने की कोशिश करते हैं। ऐसा तो मैंने कई वीडियोज़ में भी देखा है, इवन मैंने खुद के सामने भी देखा है कि एक टूरिस्ट कोई कपड़े लेने आता है तो 200 रुपये का कपड़ा उसे 2000 का बताया जाता है, तो टूरिस्ट लोग ले लेते हैं ये सोचकर कि चलो इंडिया में होगी इतनी महंगाई में भी। लेकिन ये चीज़ें गलत है। जब बाद में चीज़ें एक्सपोज होती हैं तो हमारे इंडिया का नाम खराब होता है। तो वही चीज़ है, आजकल गवर्नमेंट ने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ई ट्रांसपोर्ट वीज़ा का भी प्रावधान लेकर आए। अच्छा, ये क्या होता है कि जैसे टूरिस्ट लोग होते हैं, अब जैसे मान लो वो इंडिया आना चाहते हैं, तो इंडिया में लेट सपोज वो 10 दिन के लिए स्टे करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, जो हमारी इंडिया की एम्बेसी उनके शहरों में, उनके कंट्रीज़ में खुली है, वो वहाँ पर जाके एप्लीकेशन लिखेंगे, फिर 15-10 दिन लगेंगे तब जाके उन्हें वीज़ा मिलेगा। तो दोस्तों ये कितनी लॉन्ग मेथड है। तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक वे के अंदर कि आप ऑनलाइन जो है फॉर्म भरो, एप्लीकेशन दो, और विद इन 24 आवर आपको क्या मिल जाएगी, आपका वीज़ा मिल जाएगा या वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, तुरंत आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे में जो टूरिस्ट लोग हैं वो इंडिया में आने में ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनके लिए जो प्रावधान है, जो कंप्लायंसेस है, वो क्या कर दिए गए, ईजी बना दिए गए। मैनुअल चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में क्या कर दिए गए, कन्वर्ट कर दिए गए, जिसके चलते पहले क्या था, हमारे यहाँ पर 46 कंट्रीज़ को ही कवर किया गया था ई वीज़ा में, लेकिन अब हमने उस 169 कंट्रीज़ को ई वीज़ा के अंदर क्या कर दिया है, कवर कर दिया। यानी 169 कंट्रीज़ के लोग अगर हमारे देश में आना चाहते हैं तो उनको वीज़ा इलेक्ट्रॉनिक वे में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और क्लियर है आप लोगों को। और ऑन अराइवल वीज़ा भी हमारे यहाँ पर स्टार्ट हो गया। क्या होता है मैं बताऊँगा आपको। अब एक ई वीज़ा स्कीम भी आई है। ई वीज़ा स्कीम में क्या क्या चीज़ें, जैसे ई टूरिस्ट, कोई बंदा सिर्फ घूमने के पर्पस से आए तो वो क्या कर सकता है, वीज़ा ले सकता है। बिजनेस के पर्पस है तो ई बिजनेस वीज़ा लेगा। मेडिकल पर्पस है तो ई मेडिकल। मेडिकल का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, गुड़गांव में एक मेदांता हॉस्पिटल है, ठीक है, शायद आपने सुना होगा उसके बारे में, मैं तो खैर गया हूँ। वहाँ पर क्या होता है कि फॉरेनर्स लोग आते हैं वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाने, क्योंकि उनको पता है इंडिया के अंदर ये पर्टिकुलर ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर हर चीज़ का इलाज आपको मिल जाएगा। ये सोचकर वो वहाँ पर आता है। अल्टीमेटली ये भी क्या है, टूरिज्म की ही तरह है, लेकिन ये किस में कवर होगा, ई मेडिकल के अंदर कवर होगा। ठीक है, ई कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं और ई मेडिकल अटेंडेंट के लिए आते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है, ऑन अराइवल वीज़ा। ये ऑन अराइवल वीज़ा क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप हमारे देश यानी इंडिया में आना चाहते हो घूमने के लिए, आपको लगता है कि आपके पास अभी टाइम नहीं है, आपको कल ही इंडिया के लिए निकलना है, तो कोई बात नहीं, आप निकल जाओ इंडिया के लिए। जब आप इंडिया के एयरपोर्ट में आओगे तो एग्जिट लेने से पहले
इंडिया के एयरपोर्ट में एग्जिट लेने से पहले, मतलब इंडिया की एयरपोर्ट की बाउंड्री छोड़ के इंडिया में घुसने से पहले आपको वहां पर क्या होगा कि वहां पर एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। ऑन द स्पॉट, ऑन द अराइवल आपको पासपोर्ट दे दिया जाएगा, आपको वीजा दे दिया जाएगा, पासपोर्ट नहीं वीजा दे दिया जाएगा। तो इससे क्या हुआ, टूरिज्म हमारा और बढ़िया। कितनी अच्छी बात होगी कि फॉरेनर को आने से पहले ही वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब वो आ जाएगा तो ऑन द स्पॉट उसी कंट्री से वो वीजा अपना ले लेगा। तो इससे जो टूरिज्म है वो हमारे इंडिया में इंक्रीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बीपीएम सेक्टर की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बीपीएम की फुल फॉर्म होती है बिजनेस प्रोसेसिंग मैनेजमेंट की। अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों आने वाले टाइम के अंदर हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से हमारे लोगों का स्किल बढ़ता जा रहा है, लेबर स्किल्ड होते जा रहे हैं, लोग एक्सपर्टाइज होते जा रहे हैं इंग्लिश वगैरह बोलने में, जो कॉल सेंटर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपनी जो सर्विसेज हैं वो आउट ऑफ कंट्री यानी बाहर की कंट्रीज को दे पा रहे हैं एक रीजनेबल रेट के अंदर। क्योंकि अगर मान लो कोई कॉल सेंटर यूएस वाले अपने देश में रखे, एक बात बताओ, लंदन की ट्यूब है, वो लंदन से क्यों नहीं काम कराते? क्योंकि वहां पर जो लॉज हैं उसके हिसाब से एक व्यक्ति को इंडियन करेंसी के हिसाब से 60,000 रुपए महीने के देने पड़ेंगे। लेकिन इंडिया में कितने देने पड़ेंगे? 10 से 15,000 रुपए। ऊपर से कैब लगा दो, वो बंदा अपने आप को मुकेश अंबानी समझ बैठता है, उसे लगता है यार कितनी अच्छी कंपनी, देखो कैब भी दे रही है, 15,000 रुपए सैलरी भी दे रही है और खाने को भी दे रही है। तो हमारे का लेबर सस्ता है, इस वजह से हमारे आउटसोर्सिंग सबसे ज्यादा होती है। देखा गया पिछले 2-3 साल के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारी ऐसी पॉलिसीज बनाई है जो कि जो इनोवेशंस होती है टेक्नोलॉजी को लेकर उन पर ध्यान देने की कोशिश की है। और इसी वजह से हमारे यहाँ पर क्या है, कई सारे सॉफ्टवेयर बिल्डअप किए गए जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस है। और स्टार्टअप इंडिया को इन्होंने क्या किया है, बूस्टअप करने की कोशिश की ताकि एंजल इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ पर क्या कर पाए, इन्वेस्ट कर पाए। अगर हम बात करें पोर्ट्स एंड शिपिंग सर्विसेज की, दोस्तों मैं एक बात बता दूं, रेलवेज रोडवेज से कहीं ज़्यादा जो चलता है वो है शिपिंग, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस के लिए शिप्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या होगा कि मैं बोलूँ एक शिप जो है हमारे बंदरगाह पर खड़ा है और उसे 10 दिन लग गए माल को लोडिंग अनलोडिंग करने में, ऐसी शिप कंपनियाँ कभी इंडिया में नहीं आएंगी, इससे हमारा व्यापार कम होगा। इसी वजह से हम चाहते हैं कि जो शिपिंग, इसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम, मैं रिपीट कर रहा हूँ, टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। अगर एक शिप इंडिया में आए तो उसको इतनी जल्दी खाली कर दो कि जैसे ही वो आया तुरंत उसे माल लोड अनलोड कर दो 1-2 दिन के अंदर, ताकि वो जल्दी से चलाए और अपनी कमाई को और ज्यादा कर पाए। तो ऐसे में जो शिप कंपनियां वो इंडिया में आना पसंद करेंगी और इससे इंडिया का व्यापार बढ़ेगा। इसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम शिप। तो हमारे पास जो कुछ पोर्ट्स अगर हम बात करें, हमारे पास जो है 0.9% वर्ल्ड का जो शेयर है वो कहां से आता है, पोर्ट के थ्रू आता है। हमारे यहाँ पर पोर्ट की बात करें तो 13 मेजर पोर्ट है और 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। अगर हम बात करें पोर्ट्स में, जैसे हमारे पास चेन्नई हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, आपका कांडला एयरपोर्ट पोर्ट हो गया, ये सारे हमारे पास पोर्ट हैं, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे पास शिप्स की तो 1414 हमारे पास क्या है, शिप्स हैं। ये 2019 के डेटा के हिसाब से है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने पास स्पेस सेक्टर की। स्पेस सेक्टर मतलब इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों एक टाइम था जब हम अपने रॉकेट को छुड़वाने के लिए किसकी हेल्प लेते थे, नासा की। और आज एक ऐसा टाइम है कि नासा हमारे साथ पार्टनरशिप करके रॉकेट लॉन्च करवाता है, हमारे साथ, इसरो के साथ। यानी ये सिचुएशन आ गई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो हमारे यहाँ स्पेस प्रोग्राम है इंडिया का, वो बहुत ही तेजी से मैसिवली ग्रो अप करता जा रहा है, जिसके अंदर हम क्या देते हैं, उनको डिज़ाइन देते हैं, हम उनकी डेवलपमेंट लॉन्चिंग पैड्स वगैरह देते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी देते हैं, सैटेलाइट वगैरह की टेक्नोलॉजी देते हैं, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्पेस साइंस, ये सारी जो चीज़ें हैं हमने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी किया है, बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, तब जाके आज हमारी इसरो जो है वो नासा को अपनी सर्विसेज दे पा रही है। वरना हमारे यहाँ इस बहुत सी ऐसी कंट्री है दोस्तों जिनके पास अपना स्पेस स्टेशन ही नहीं है। हमारे पास तो अपना स्पेस स्टेशन है इसरो के नाम से, यूएसए वालों के पास नासा के नाम से है। तो ये बेटा बहुत बड़ी बात है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट जो स्पेस पर खर्चा करती है वो बहुत ज़्यादा करती है, ताकि हम यूएस जैसे प्लेयर को टक्कर दे पाए, मिली टक्कर नहीं बल्कि उनके साथ खड़े कंधे से कंधा मिला के नई नई चीज़ों की इनोवेशंस कर पाए। और इंडिया जो है वो लॉन्च करता है अराउंड 5 से 7 सैटेलाइट पर साल। जितनी ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करें, दोस्तों सैटेलाइट का मतलब जानते क्या होता है? सैटेलाइट का मतलब होता है कि आप स्पेस में जाके रिसर्च कर रहे हो कि अगर हम स्पेस में जीवन ढूंढना चाहते हैं तो क्या वो मिल पाएगा, या स्पेस से हम देखते हैं कि हमारे बॉर्डर इशूज़ क्या चल रहे हैं, हम ये देखते हैं कि क्या हम ऐसा कोई सिस्टम कर सकते हैं, क्या कोई ऐसी सैटेलाइट कर सकते हैं जिससे फोन जो है, फोन की कॉल रेट सस्ती हो पाए। क्योंकि हम जो फोन करते हैं वो स्पेस में तरंगे जाती हैं, वो वापस धरती पर आती हैं। तो स्पेस पे जो रिसर्च है वो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए साल में 5 से 7 सैटेलाइट जो है वो छोड़ी जाती हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन कौन से स्पेस है, जैसे हमारा GSAT है और हमारे पास ISAT है, ये सारे हमारे स्पेस स्टेशन है जो कि क्या करते हैं, स्पेस में जाकर रिसर्च करने का काम करते हैं, ठीक है। ये हमारे सैटेलाइट का नाम है GSAT वगैरह। और इवन अगर हम बात करें तो आजकल हम अपनी
मार्कशीट को, अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को हम अपने पास क्या करते हैं, स्टोर करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि सैटेलाइट जो है वो हमें स्टोरेज डेटा प्रोवाइड करवाती है। आप फेसबुक वगैरह ओपन करते हो, अपने प्रोफाइल पिक वगैरह लगाते हो, सेव रहती है ना, वहाँ पर आपको मिल जाती है ना। क्यों? क्योंकि हमने सैटेलाइट भेजा हुआ है, वहाँ पर कई सारे हार्ड डिस्क लगे हुए हैं जो आपके डेटा को क्या करते हैं, सेव करने का काम करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सैटेलाइट। अगर हम बात करें इंडिया में, तो अर्थ के ऑब्जर्वेशन को लेकर, इंफॉर्मेशन को लेकर, वेदर फॉरकास्टिंग को लेकर, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर हम स्पेस से बहुत सारी मदद लेते हैं। स्पेस में जब हम रिसर्च करते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि कल का वेदर क्या होने वाला है, किस जगह हवाएं चलने वाली है, कहाँ आंधी तूफान आने वाला है, ताकि हम विसल मैकेनिज्म के थ्रू पहले ही उस चीज को अलर्ट कर दें और वो जो बर्बादी होने वाली है उसको हम मिनिमाइज कर पाए। दोस्तों आप सोच के देखो ना, इतनी सारी बाढ़ वगैरह आती है, चक्रवात आते हैं, इनके बारे में कैसे पता चलता है मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों को या वेदर डिपार्टमेंट वालों को? जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेस, क्योंकि स्पेस के अंदर हमारे सैटेलाइट्स हैं जो ये इन्फॉर्मेशन हमारी धरती पर भेजती हैं। और एक तो नया हमारा पर एक कैंपेन चला है जिसे गगन बोला गया, गगन सैटेलाइट, जो कि डिफरेंट चीज़ों को वहाँ पर क्या करती है, हमको दिखाती है और नई नई इन्फॉर्मेशन देती है, जिससे हमारी रिसर्च प्रोग्राम में जो है आसानी हमें हो जाती है। क्लियर हुआ? चलिए, तो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि आज की क्लास में हम ये 4 टॉपिक कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक, ओवरऑल परफॉर्मेंस, ट्रेड इन सर्विस और सेक्टोरियल सिचुएशन, जो हमारा पूरा क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने रखते हैं। बाकी आप हमारा हिंदू न्यूज़पेपर तो देख ही रहोगे, इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पीस आउट।